Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम करने वाले हैं रिएक्शन खान सर की लेटेस्ट वीडियो पे जो कि है इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके। तो उस पे चल के रिएक्शन देंगे। आई थिंक मुझे लगता है ये इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ये वही होने वाला है जो प्रोजेक्ट अभी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, जहाँ पे इथेनॉल को और गैस जो है उसमें मिक्स करके ये एक हाइब्रिड गैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। इससे जो हमारा गैस मार्केट पे बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है महंगा। और सबसे बड़ी बात, हम गन्ना यानी कि गन्ना शुगर ये जो जहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे ये लोग, ये हम सरप्लस में प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, मतलब हमें जितना चाहिए अपनी आवाम के लिए उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इट्स लाइक अमेजिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चल के रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या बात होने वाली है इस वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। जय हिंद। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों जरूरी है, इंजन में क्यों बदलाव किए जाते हैं, और इसके मद्देनजर भारत सरकार चीनी के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जबकि भारत के पास वर्तमान समय में 8 मिलियन टन चीनी गोदामों में रखा हुआ है। क्या भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं। तो पूरे चीजों को हम समझते हैं। Exactly. एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? पेट्रोल में जब इथेनॉल मिला दिया जाता है, इथाइल अल्कोहल, तो उसे मिक्सचर ना बोल के ब्लेंडिंग बोला जाता है। ये फायदेमंद होता है, इससे थोड़ा सा पेट्रोल का पैसे बच जाते हैं। इसमें 85% जो होता है वो पेट्रोल होता है, 15% जो होता है इसमें इथेनॉल होता है। हालांकि भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसे 20% इसमें एथेनॉल मिला देना है, और एथेनॉल मिलाने की क्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हमारे पास दुनिया में 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे भारत में कई अलग अलग टाइप की व्हीकल्स बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर भारत में बनाए जाते हैं। इस 26 मिलियन व्हीकल में से लगभग 5 मिलियन व्हीकल्स हर साल हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो 26 मिलियन जो बच रहा है यहाँ पे टोटल ओवरऑल, मतलब अगर भारत में देखेंगे तो लगभग 20 मिलियन गाड़ियां हर साल बन रही हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है। और पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं, हम लोग 80% पेट्रोल जो है वो बाहर से ही मंगाते हैं। अब जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुएं या रीक से आ रहा है, ये गल्फ कंट्री के पास है। इन्हें हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, बैरल यानी बैरल में इसे खरीदा जाता है, फिर इसे रिफाइनरी में छानकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा पैसा विदेशियों के पास चला जाता है कच्चा तेल खरीदने में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत सरकार प्रति साल कितना विदेशी लोगों को यानी गल्फ कंट्रियों को कच्चे तेल के बदले पैसा देती है। $65 बिलियन देती है। $65 बिलियन कितना हो गया? 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए प्रति साल भारत सरकार का पैसा जाता है। हम लोग टैक्स पेयर का पैसा विदेशियों के पास चला जाता है, जो केवल जमीन से निकाल के पेट्रोल दे देते हैं। अब सोचिए ना, जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई पानी खरीदता 60 रुपया लीटर, तो कितना अमीर हो जाते हैं हम लोग। तो इतना पैसा जाता है। सोचिए अगर इस पैसे का हम 20% टारगेट रखे हैं कि इसमें पेट्रोल की जगह इथेनॉल मिला देंगे, तो इसका 20% कमी आएगी ना। सोच सकते हैं, निकालते रहिएगा इसका 20% कितना ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल को कर रहे हैं, और एक बार एथेनॉल सक्सेस हो गया ना, तो 20% की जगह 30% करेंगे, 30% की जगह 50% कर देंगे, और धीरे धीरे करके 80% कर देंगे। तो 80% कर देंगे तो इन लोग को पैसा देने की जरूरत क्यों है? एथेनॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं। ये नहीं बना सकता है एथेनॉल, इतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है एथेनॉल। अच्छा। इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। इसका IUPAC नाम एथेनॉल हो जाता है। शराब बनाने के काम में यही आता है। शराब में भी इथेनॉल ही मिलाया गया रहता है, और जो हम लोग देखते हैं सैनिटाइजर होता है, उसमें भी देखिएगा 70% इथेनॉल लिखा रहता है। सैनिटाइजर में भी इथेनॉल ही होता है। इसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है, और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा? मिक्स कर दिया जाएगा। टारगेट है 20% को मिक्स करने का। अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे बढ़ा के हम लोग 50% भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब बढ़ाएंगे लोग तो उसके लिए हम लोगों को अपने इंजन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी इंजन है वो कंप्लीट डीजल और पेट्रोल पे चलने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन जब हम लोग उसमें एथेनॉल मिलाएंगे तो इंजन में हल्का चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसे इंजन के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल इंजन बनाते हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ेगा फ्लेक्सी फ्यूल। तो भारत सरकार काफी सख्त निर्देश देने वाली है कंपनियों को कि उनको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा कि इसके बाद आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन यानी फ्लेक्स इंजन ही बनाने पड़ेंगे। याद कीजिए 2018 का जब समय था, 2017 में
17 के लास्ट में सरकार ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि अब BS3 की गाड़ियां नहीं चलेंगी, सब चलेंगी BS4। रातों रात बेच के हटाना पड़ा कंपनियों को। उसी तरह सरकार भी इन लोगों को अभी वार्निंग दे रही है, फिर कभी सख्त आदेश देगी, उसके बाद एक बार फैसला सुना देगी तो सारी कंपनियों को अपने BS6 के जगह फ्लेक्सी फ्यूल डालना पड़ेगा। इससे काफी ज्यादा फायदा होता है फ्लेक्सी फ्यूल से। सबसे पहला कि प्राइस घट जाएगा पेट्रोलियम का, प्राइस मैंने कहा था बाहर से मंगाना नहीं है, हम लोग का प्राइस घट जाएगा। दूसरा कि फ्लेक्सी फ्यूल अगर रहेगा, एथेनॉल में पोल्यूशन कम होता है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण की समस्याओं को हम लोग लेके झूल रहे हैं, उनके लिए एक काफी अच्छा ये किफायती रास्ता हो जाएगा हम लोग के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग। और इसके लिए हम लोग को एथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। सोचिए 500 करोड़ लीटर। अब इतना एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। बाहर अगर अकेले बिहार में 4 से 5 एथेनॉल प्लांट लगा दिए गए, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि बिहार में चीनी बहुत है, कम दिखता है, इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिखता है। तो कहीं पे भी अगर देखिएगा किसी एरिया में अगर वहां 20 भी फैक्ट्री आ गई ना, 20 फैक्ट्री, तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बिहार में चीनी मिल बहुत है, 500 करोड़ लीटर प्रति वर्ष, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसका एक पूरी तरह सप्लाई चेन बन जाएगा। कैसे कि एथेनॉल बनता कैसे है, अनाज को सड़ाकर, यानी जो हम अनाज फेंकते हैं ना, उसी को सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाता है। तो एक तो वेस्ट बचेगा हम लोग के यहाँ। दूसरा, इसे गन्ना से बनाया जा सकता है। चावल जो टूट जाता है, बाजार में सस्ते दाम पर बिक जाता है, किसान का चावल टूट गया तो उसको खुद ही बन जाता है, तो उसी चावल को सड़ा के ये एथेनॉल बना लेता है। मक्का जो है, इसका कोई भाव नहीं मिलता है, 6 रुपए किलो किसान का मक्का सरकार को किसान बेचने के लिए मजबूर होता है, 6 रुपए किलो। अब उसको ना छुपाया कैसे जाता है, किसानों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, तो सरकार कहती है हम 6 रुपया नहीं ना खरीद रहे हैं, हम 600 रुपया प्रति 100 केजी यानी प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। और जब हाल है भैया तो 1 रुपया 6 रुपया ना किलो पड़ा, तो किसान को 100 रुपया का भाव कौन सी बताता है, 1 किलो का बताओ ना, आम आदमी को भी समझ में आता कि तब ना लोग सवाल उठाएंगे कि किसानों का इतना दुर्दशा क्यों है। आप सोचिए, आप 1 ठो मक्का खरीदिएगा ना, 1 ठो ठेला पे से, तो 5 रुपया 10 रुपया का मिलेगा, और किसान से 1 किलो खरीद लिया जाता है, और बेचारा उसको कितना दिया, 6 रुपया किलो, मजबूर है। लेकिन जब इस मक्के का उपयोग किया जाएगा एथेनॉल बनाने में, तो किसान भी अपना बढ़िया दाम में बेचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने लगेगा। जौ कोई बोलता नहीं है जल्दी हमारे यहाँ, पराली जो जला दिया जाता है, धान की भूसी जो होती है या फिर जो पुआल होता है जला दिया है, तो उसे सड़ा के इथेनॉल बना लिया जाएगा। अब इतना एथेनॉल बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग खरीदते हैं उससे अच्छा हम किसानों से खरीदेंगे। ऐसा आज हमारा फॉरेन रिजर्व गल्फ कंट्रियों को जाता है पेट्रोलियम के भुगतान करने के लिए, वो पैसा हमारे किसानों के यहाँ जाएगा, किसान आगे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये देश के लिए काफी अच्छा होगा। इसलिए भारत सरकार को इस पर बहुत ज्यादा मतलब प्राइम फोकस करके रखा हुआ है भारत सरकार। लेकिन एक बार जरा अपने दिमाग से सोचिए, ये चीज तो पूरी दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी सक्सेस होगी, तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार को एथेनॉल और चीनी दोनों को बैलेंस करके रखना है। इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया, कहा कि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम लोग स्टॉक करके रखेंगे, ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब उस ज्यादातर को भेज देंगे, वो चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक, कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस पर रोक लगाया गया। हालांकि भारत में चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन है हम लोग के पास चीनी का प्रोडक्शन। हालांकि इसका उत्पादन जो है वो 27 मिलियन टन है, यानी 8 मिलियन टन एक्स्ट्रा हमारे पास है। 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन चीनी का उपभोग है। चीनी का डेली रेगुलर बेसिस पे उपभोग होता है हम लोग के यहाँ, चाय में होता है, बिस्किट में होता है, तरह तरह की कैंडी, मिठाइयाँ, छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए आता है, लेमचूस उमचूस, यहाँ पर मिठाई देखिएगा, जलेबी, रसगुल्ला, जितना सब चीज में चीनी पड़ता है हमारे यहाँ चीनी। और जो पैकेट वाली सामानें बिकते हैं, कभी मंच टुका दुकाई, किटकैट उटकैट, ये सब छोटका लड़का ज्यादा जानता होगा, सब हम लोग को कौन सी पता है सब, मतलब वो सबको। तो यहाँ पे जो है ना, ये इस सब में चीनी पड़ता है, तो चीनी का हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, 27 मिलियन टन प्रति वर्ष डिमांड है। तो हम लोग के पास 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन खर्च है, यानी बफर स्टॉक में हम लोग के पास अभी भी 8 मिलियन टन जमा है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं? सरकार जो अनाज को सरप्लस उत्पादन के समय जमा कर लेती है गोदामों में, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को है, एफसीआई को है। बड़े बड़े गोदाम होते हैं, इसी में रखा जाता है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा सा गोदाम होता है, इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक। इसलिए भारत सरकार क्या की है, फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस न गड़बड़ाए महंगाई का और सप्लाई का, इसलिए क्या बात है लगा दिया गया। अभी आप देखे होंगे चीनी पे बैन लगा दिया गया, गेहूं पे बैन लगा दिया गया, चावल पर बैन लगा दिया गया। अमेजिंग प्रोजेक्ट है यार, अमेजिंग। अभी तुर्की जो है गेहूं को वापस कर दिया। देखिए बहाना करके कि इसमें वायरस था, तो फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए वायरस नहीं है। आईएमएफ कह रहा है कि प्लीज गेहूं दे दीजिए, ये लोग को बहुत बड़ा दिमाग हुआ है। ये एक्चुअली देखिए क्या है कि तुर्की क्या देख रहा है कि वो रूस के करीब है। तुर्की जो है वो अमेरिका को बैलेंस करके चल रहा है यूएसए को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि तुर्की जो है रूस से सटा हुआ है और रूस के पास गेहूं की कोई दिक्कत नहीं है, और रूस के इस एरिया में, चेचन्या वाले एरिया में आराम से ट्रक से गेहूं आ सकता है तुर्की में। तो ये देख रहा है कि इसी बहाने हम तुर्की देख रहा है रूस से व्यापार बढ़ा लेंगे और अपने आप को हीरो बनने के लिए भारत का गेहूं वापस कर दिया है। यही गलती किया था मलेशिया, यही गलती किया था इंडोनेशिया। पाम ऑयल को लेकर इनको घमंड हो गया था पाम ऑयल का, आज इनका पाम ऑयल कोई खरीद ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये लोग कह रहे हैं कि पाम ऑयल खरीद लो। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना चाहिए इनको, ज्यादा ईगो इनको महंगा पड़ जाएगा। सही बात। मत लो गेहूं, कौन मार, हम लोग के यहाँ गोदाम का कमी है। समझ गए होंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है, और हम लोग इसको ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छा भी है, हमारे बचे हुए खाना या जो अनाज बर्बाद हो जाते हैं, अनाज टूट फूट जाते हैं, जैसे चावल वगैरह का दाना, तो उसे इजीली से दोबारा फर्मेंटेशन यानी किडवन करके बनाया जा सकता है, जो काफी अच्छा भी है यहाँ पर। इससे देश को भी फायदा होगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। और आप लोग के लिए जो इतना भी एप्लीकेशन से क्लासेज हैं वो सब इनरोल कर दिए गए, दोबारा एक्सेस दे दिया जाएगा आप लोग को। और ये अभी नए बैचेज काफी ज्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन पर। आप लोग को जिनका भी नियर में एग्जाम है वो लोग जाके इस पे इनरोल हो जाएंगे आप लोग को खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग कहीं जल्दी सेटल हुई, नौकरी लीजिए और जल्दी से माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए। मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूं बाय द वे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या मतलब, मैं जानता था कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है। ये सारे फैक्टर जो खान सर ने कवर किए, ये मैं ऑलरेडी पता था मुझे कि इससे काम बहुत मिलेगा, रोजगारी बहुत बढ़ेगी, गैस से डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी हमारी, गैस को हम रिड्यूस कर पाएंगे, पॉल्यूशन घटेगा, ये सारी चीज़ें मुझे पता थी ऑलरेडी। पर मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई, क्योंकि मैं खुद बिहार से रहने वाला हूँ, आई एम फ्रॉम बिहार, तो मैं ये मेरे दिमाग में नहीं आई कि बिहार में ही सबसे ज़्यादा चीनी मिल है। यानी कि अगर इथेनॉल का भंडार अगर बनने वाला है तो बिहार में बहुत लार्ज नंबर पे जॉब मिलेगी लोगों को, मतलब इनसेन अमाउंट में जॉब मिलेगी बिहार में, और बिहार बहुत डेवलप कर जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर वो पूरा रिलाई करेगा बिहार पे, बहुत बड़ा सेक्टर। एज अ बिहारी, एज एन इंडियन, आई फील वेरी प्राउड टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बट आई वुड से एज अ बिहारी आई फील वेरी हैप्पी, एज वेरी हैप्पी टू नो कि ये प्रोजेक्ट जो है आपका बिहार में बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीनी मिल बंद पड़े हैं बिहार में, वो खुलेंगे, सारे लोगों को रोज़गारी मिलेगी, और जब ये बैकबोन हो जाएगा हमारे पूरे इंडिया का, तो मुझे लगता है कि मतलब बिहार, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो बिहार के अंदर जो कि बैकबोन होगा पूरी इंडस्ट्री का। अगर बिहार फंक्शन करेगा तो पूरा इंडिया करेगा, बिहार में कुछ कमी आएगी तो पूरे इंडिया में कमी आएगी। तो ये प्रोजेक्ट आई एम वेरी हैप्पी। मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि मैंने इतना दिमाग में बिहार को मैंने सोचा भी नहीं, मुझे लगा शायद कहीं और प्लान लाएगा, बट आफ्टर नोइंग कि बिहार के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी प्राउड। पर ये प्रोजेक्ट जिस तरीके से खान सर ने एक्सप्लेन किया है, इट वाज जस्ट अमेजिंग। और टर्की की बात से तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपसेट था उस, आई वुड से कि काफ़ी लोग कहेंगे अच्छा किया टर्की ने वापस कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। जब भी बड़े बड़े डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि आपने बोला बेगत देके वापस कर दिया, उनको ऑलरेडी क्वालिटी का पता होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं, फिर उसको मंगा के फिर चेक कर मतलब वापस कर देना, ये सरासर गलत है। अरे हम जब सब्ज़ी लेने जाते तो हम सब्ज़ी चेक करके लेते हैं फिर ख़रीदते हैं, तो ये चीज़ें ऑलरेडी पहले होती हैं बैकडोर में। उसके बाद टर्की ने ये चीज़ें करी हैं बिल्कुल इनसेन। ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है वीट की है और हम आराम से दे सकते हैं, टर्की नहीं है तो क्या इसकी माँ का। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के, आपको अच्छी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक। प्लीज़ फॉलो मी ऑन ट्विटर एज वेल। टेक केयर एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।